अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तरीन ग्रुप के सबसे जारहाना मेंबर, तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान साहब अब तरीन ग्रुप से अलग हो गए। शहजाद अकबर से उनकी सुलह क्या हुई, उनकी तोपों का रुख तो जनाब जहांगीर तरीन की तरफ हो गया है। इल्ज़ाम लगाया है कि जहांगीर तरीन ने अपने केस में उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया है। बीमारी में फ़ोन करके उनका हाल तक नहीं पूछा। कह रहे हैं कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। नज़ीर चौहान ने सिर्फ शहजाद अकबर से ही नहीं बल्कि उनके ख़ानदान से, उनके अहले खाना से भी माफ़ी मांगी है। बीमारी में शहजाद अकबर ने फ़ोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा। जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था, बारिशों में भी पहुंचता था। उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर माना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। शहजाद अकबर साहब ने भी जो बड़ेपन का बहुत ज़्यादा एक बड़े भाई के होने के नाते जो उन्होंने किरदार अदा किया, मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैं बीमार था तो सबसे पहले उनका मुझे कॉल आया। शर्मिंदा भी हुई इस बात पे कि शहजाद अकबर साहब से और उनकी फैमिली से कि अगर मुझसे कोई ऐसी जाने में कोई गलती हुई हो कि मैं उनसे माफ़ी खाऊं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों FIA ने उन्हें मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के मुकदमे में गिरफ़्तार किया था, लेकिन फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने उनकी और शहजाद अकबर की सुलह करवा दी थी। अब ये सुलह हुई कैसे है, किन नुकात पर हुई है, मेरे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी फयाज साहब आपको। सर, क्या ज़बरदस्त आपने सुलह करवाई, ऐसी सुलह करवाई कि अब जिनके हक़ में वो बातें करते थे उन्हीं के दुश्मन हो गए, उन्हीं के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी। फयाज साहब, क्या किया ऐसा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है कि अगर उनको गलती का एहसास हुआ है, और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ यही बात की थी कि हम में से किसी शख्स को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी भी पाकिस्तानी से जो है वो अकीदे और फ़िरके और मज़हब की बुनियाद पे जो है ना तफ्तीश करता फिरे। ठीक है, हर पाकिस्तानी को राइट हासिल है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करे, और अगर उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है तो ये अच्छी बात है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने के बजाय या तंज़ो मज़ाक करने के बजाय मैं तो अप्रिशिएट करूँगा नज़ीर चौहान साहब को। बाकी आपने पूछा ये किस तरह हुआ, तो ये आज से 5 दिन पहले जब पहला दिन था इनका जेल में। फयाज साहब, ये एहसास जहांगीर तरीन ग्रुप के बाकी लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा? देखें, अगर बाकी लोगों को भी जो है ना इस चीज़ का एहसास होता है, लेकिन असल में इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर, बाकियों ने तो उस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाया था ना। इन्होंने जो शहजाद अकबर साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था, मैंने उस एंगल से आपके सामने बात की है कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि एक पाकिस्तानी शहरी को इस अंदाज से ह्यूमिलेट करे कि भाई तुम्हारा फ़िरका क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है। नहीं, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की खिदमत करने का राइट हासिल है। तो उस एंगल से अगर इन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। बाकी जो आप पूछ रहे हैं डिटेल, वो अक्सर TV चैनल्स पे आ चुकी है। मैं पिछले 5 दिन से इस इशू पे एंटर हुआ था और आला क़यादत के जनाब को एतमाद पे लेकर हुआ था, और अल्लाह पाक ने जना वो कामयाबी अता फरमाई इन 4-5 दिनों के अंदर। और शहजाद अकबर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें प्ले किया और उन्होंने कोई हटदर्मी नहीं इख्तियार की। और फिर इधर से मैंने नज़ीर चौहान साहब को भी जो रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसके मुताबिक चीज़ों को आगे चलाया। और आज जो है वो पार्टी भी, हुकूमत भी, रियासत भी और सोसाइटी भी वो एम्बेरसमेंट से बच गई है कि एक फजूल से इशू के ऊपर कि जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की जो है ना जगहसाई होनी थी, इस पे किसी दो फ्रीकैन की इज्जत और एहतराम में इजाफा नहीं होना था। तो मैं समझता हूँ अच्छा सॉर्ट आउट हो गया। सही। सर, स्पेसिफिक ये इनका जो मसला था नज़ीर चौहान साहब का शहजाद अकबर साहब से, उस पर आपने बात की, लेकिन सर ये वो खिलाड़ी थे जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के, जो जहांगीर तरीन के ग्रुप पे सबसे आगे निकल कर खेल रहे होते थे, सबसे आगे बयानबाजियां कर रहे होते थे। अब आज वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने उनको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके फेंक दिया है। तो सर, ये जहांगीर तरीन साहब से इस बात पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है? सर किरण, 2 बंदों को इंसान जिंदगी में कभी नहीं भूलता, ये बात याद रखिएगा। ये आप भी नहीं कभी भूल सकती, मैं भी कभी नहीं भूल सकता, ये कैमरामैन भी नहीं भूल सकता, दुनिया का कोई फर्द नहीं भूल सकता।
चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। कौन से दो बंदे? एक के जब इंसान बुरे वक्त में हो तो उसका कोई रिलेटिव अजीज और उसका साथ चलने वाला उसके साथ खड़ा ना हो। हाँ, नहीं आप इस बात पर एग्री हैं कि जहांगीर तरीन ने इस्तेमाल किया? बुरा वक्त आए, नजीर चौहान को, इन एमएनएस को, तेज ना चलो मेरी जी, सुन तो लो ना कह रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आस्ता आस्ता चलो ना, टेक इट इजी। अच्छा, दूसरा वो कि जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाता है, इंसान उसको नहीं भूल सकता। दो बंदों को नहीं भूलता है, एक ना खड़े होने वाला जो आपका अजीज हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, लेकिन आपके साथ खड़ा ना हो बुरे वक्त में, और एक वो कि जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हो जाए। अब नजीर चौहान साहब की बात इस हद तक ठीक है कि उन्होंने 4, 5, 6, 7, 8 माह दामे दरमे सुखने सुबह शाम रात दिन रात एक किया इस ग्रुप के लिए। तो तरीन साहब के साथ खड़े थे, उनकी पेशियों पे, उनके अच्छे पे, उसके बुरे पे। अब जब इनके ऊपर प्रैक्टिकली आज से 5 दिन पहले बुरा वक्त आया, पहले तो वो ठंडा ठंडा डैश ड्रामा था ना, टोपी ड्रामा था कि बंदे लिए 8-10 MNA MP, चलो जी मन गिरफ्तार कर लो जी, कभी थाने जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। उन्हें पता था उस वक्त गिरफ्तार नहीं होना, और जब गिरफ्तार हो गए तो कोई बंदा नहीं आया, ना किसी ने हाल पूछा, ना किसी ने चाल पूछा, ना किसी ने ये पूछा भाई जी आपको हार्ट अटैक हुआ, आपको दिल का मर्ज लाहक हुआ, ना तरीन साहब ने फोन किया, ना उन तमाम ग्रुप के MNA MPs ने किया। बिल्कुल, सुन लिया। उस एंगल से जो है वो अगर इन्होंने गिला शिकवा किया है तो ठीक है। नहीं, ये बताएं ना, आप इस बात पर अग्री हैं कि जहांगीर तरीन ने MNAs को, MPs को इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया? देखो, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, ये नजीर चौहान साहब ने अपनी राय दी है, नजीर चौहान साहब ने, ठीक है जी। और मैंने आप अग्री नहीं करते उनकी राय से? एक बात बड़ी, मैं अब अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ना, एक तो पता नहीं क्या खा के आई हो ना, वो बात ही नहीं करने दे रही हो। सर मैं परेशान हो रही हूँ ना, एक शख्स नजीर चौहान साहब जो इतनी बातें कर रहे हैं जहांगीर तरीन के लिए, आज एक तरफ आपकी तरफ हो गए, तो मैं तो जानना चाह रही हूँ आपसे। सब्र करना है, सारा कुछ समझाऊंगा, पूरा प्रोग्राम करो 30 मिनट का मैं समझाऊंगा, लेकिन बात तो सही तरीके से पूरी कर रहे हो ना। अच्छा, अब ये उनकी राय है, ठीक है ना, उनकी राय के मुताबिक उन्हें गुस्सा चढ़ा कि यार मैं अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा था, मेरे पे बुरा वक्त आया, कोई नहीं खड़ा। अब उन्होंने जो राय दी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है। सही। अच्छा फयाज साहब, एक और मामला है सर, अब सोशल मीडिया पर किसी ने शेयर किया मेरे साथ सर, लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी औरत का एक ऑडियो बयान, वीडियो बयान है सर, वो ज्यादती होने के बारे में बता रही हैं, किस तरह से पुलिस अफसरान को खुश किया जा रहा है उस बारे में बता रही हैं। आपकी नॉलेज में है सर इस तरह का कुछ? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, लेकिन खुदारा इस पर मुझे टोकना ना 2.5-3 मिनट, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हुआ और कल मैंने तमाम टीवी चैनल्स में, अखबारात में ये चीज़ क्लियर कर दी थी, लेकिन आपके चैनल से ये सवाल आया है तो पूरी पाकिस्तानी कौम क्लियर हो जाए जी। ये आज से 1.5 साल पहले एक फेक किस्म की एक वीडियो, मलिक मुबशर हमारे DIG हैं, बड़े कम्पिटेंट हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़ा दयानतदार और बड़ा एफिशिएंट हमारा अफसर है। उस वक्त वो DIG लाहौर रीजन था, उसके खिलाफ एक प्री प्लान कैंपेन फेक किस्म की वीडियो बना के 1.5 साल पहले चलाई गई और उसको इसी तरह वायरल किया गया। उसके ऊपर FIA ने इन्वेस्टिगेशन की, CM बुजदार साहब ने इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, पूरी जेल डिपार्टमेंट ने, हालांकि मैं उस वक्त वजीर जेल नहीं था, पूरे होम डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, जेल डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, एंड में पता चला कि टोटली फेक था। और मेन फेक चीज क्या है कि जिस कैंप जेल लाहौर की वो बात कर रही है, कैंप जेल लाहौर, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के अंदर जनाना कोई वार्ड ही नहीं है, एक औरत भी वहां पे पिछले कई सालों से वहां पे वार्ड ही नहीं है, वहां पे बैरक ही नहीं है। फिर ये एक झूठी पूरी कैंपेन थी। अब क्या हुआ, अब पिछले 6-7 दिन से ये दोबारा से, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो गई, CM की जनाब टीम ने रिपोर्ट दे दी ये फेक है, FIA ने रिपोर्ट दे दी ये फेक है, होम डिपार्टमेंट ने ये दे दी कि फेक है, तमाम तरह से फेक हो गए, खत्म हो गया ये 1.5 साल पहले का इशू। सर जिन्होंने किया फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? इसको वो पता नहीं चल रहा ना, वो देख ना अंधेरे में रख के एक औरत है, पता नहीं वो औरत है मर्द है क्या है, तो ये बिल्कुल फेक किस्म की जना स्टोरी है। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, कल मैंने जना ये पूरा क्लियर कर दिया था अपनी जनाब खबर के जरिए से भी और टिकट के जरिए से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा किया आपने कि इसको क्लियर किया, जो पूरा मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है ये फेक है। फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, शुक्रिया। अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। सरदार तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर अब्दुल कयूम नियाजी, नियाजी हम कैसे आ गया?
ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम न्याजी सारी जगह फैल गए हैं। तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली ये रवायत से हट के एक आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम होने जा रही है। हम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। इन माफियों को मैं शिकस्त दे के दिखाऊंगा और ये एक नया पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 33 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट लिए हैं। ये वही अब्दुल क़य्यूम है नाज़रीन जिनका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में जब खान साहब ने देखा था तो बड़े हैरान हो गए थे। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का ताल्लुक़ लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल गाँव से है जो भारत की जानिब से फायरिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 2016 में शिकस्त खाने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। वो 2006 से 2011 के दरमियान मुख्तलिफ वजारतों पर भी रहे हैं। 1980 की दहाई से आज़ाद कश्मीर में सियासत कर रहे हैं। हालिया इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के चौधरी यासीन को शिकस्त देकर ऐवान में अपनी जगह बनाई है। इस पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत इरशाद महमूद मेरे साथ मौजूद हैं, इनाल खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। इरशाद महमूद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह अब्दुल क़य्यूम साहब का नाम लेकर और उनका नाम देखकर उस लिस्ट में हैरान हुए थे, क्या उन्हें मालूम ही नहीं था कि अब्दुल क़य्यूम साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं? सर, अब्दुल क़य्यूम साहब कोई बहुत तहरीक इंसाफ में ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, जैसे आगे आपने भी जिक्र किया, दूर दराज और पसमानदा इलाके के मेंबर थे, तो वो ज़्यादा लेम लाइट में नहीं थे। अगरचे वो पुराने सियासतदान हैं, जैसे आपने ख़ुद भी बताया 80 से सियासत करते हैं, 96 में वो हुकूमत में वज़ीर भी रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर के हद तक तो वो प्रोमिनेंट थे। लेकिन खान साहब उन्हें नहीं जानते थे, ऐसे के लेवल पे उनका इतना ज़्यादा नाम नहीं था, तो इस वजह से खान साहब ज़रा हैरत। तो ये दूसरा ये कि उनके नाम के साथ जो न्याजी लिखा जाता है, असल में वो न्याजी नहीं है, वो मुग़ल हैं, और लेकिन वो अपने नाम के साथ तखल्लुस करते हैं न्याजी। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ज़रा चूँके कि उन्होंने सोचा कि शायद मेरे ही कबीले का कोई बंदा आज़ाद कश्मीर में भी मेंबर असम्बली बन रहा है। सही सर। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक के नाम वज़ारत उज़्मा के लिए लिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अंदरूनी खींचातानी की वजह से ये तमाम नामों को साइड लाइन करके अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को मुंतखब किया गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको पता है पिछले 7-8 दिन से एक बड़ी इंटेंसिव किस्म की रैंगलिंग भी चल रही थी, बहस मुबाहिसा भी चल रहा था, और आपको पता है ये सारा जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरी निज़ाम और सियासी प्रोसेस जो है वो उसका एक लाजमी हिस्सा होता है कि लोग लॉबिंग करते हैं। सब लोग अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, लेकिन एक नुक्ते पे सब मुत्तफिक थे कि जो भी फैसला इमरान खान करेंगे, जो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर और अरकान असम्बली उसे कबूल करेंगे। तो ये फ़र्दन सबसे पूछा भी गया था और सब लोगों ने कहा था कि जी आप फैसला कीजिए। तो बहुत ज़्यादा जब हमारा पार्टी के अंदर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, बहस मुबाहिसा और सारी तजावीज़ के बाद ये हमारे सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है वो एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे उभरे हैं। इस तरह से सब के लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई है, ना कोई हारा है ना जीता है, बल्कि तहरीक इंसाफ को एक उमूमी तौर पे आप समझें कि एक मजमूई तौर पे एक कामयाबी मिली है। ठीक है सर। खालिद साहब, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के लिए बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म उनके नियाज़ी होने पर हैरान थे, मगर वो नियाज़ी नहीं है। साथ ही आपको क्या लगता है सर, कोई ख़ास वजह है अब्दुल क़य्यूम साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब करने की? खालिद साहब, देखें जी, जहाँ तक उनके न्याजी होने का ताल्लुक है, इरशाद महमूद साहब ने वज़ाहत कर दी, वो बेसिकली मुग़ल हैं और दुल्ली कबीला जो है वो उनका कबीला है, और उनके बड़े भाई जो हैं वो सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा, वो भी मुतअद्दिद मरतबा वहाँ से MLA भी बने और वज़ीर भी वहाँ पे रह चुके हैं। तो ये पुराना सियासी खानवादा है और पूरे ख़ानदान में वाहिद न्याजी जो हैं ये क़य्यूम साहब ही हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब। तो पता नहीं, हो सकता है चूँकि इनका नाम सरदार अब्दुल क़य्यूम है और वह शायद सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान के नाम के साथ मुशाबियत की वजह से डरते थे और उन्होंने उसके साथ न्याजी का लाहका लगा लिया। बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है, उनसे पूछा जा सकता है कि आप न्याजी क्यों बने। बहरहाल इस वक्त जो आपने दूसरा सवाल किया है कि क्या उनका इंतखाब इस हवाले से क्यों आया, मैं उस तरफ तो नहीं जाता हूँ।
सैटरडे को एक अफवाह ये भी फैली हुई थी कि जी रूहानी तौर पे जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि या तो LA-13 जिसके जहाँ से मुंतखब होने वाले जो हैं वो निसार अंसर अब्दाली साहब हैं, और या फिर LA-18 जिससे मुंतखब या कयूम न्याजी साहब हुए थे। तो उन्होंने वो फिगर दिया, मैं उस बात पे तो नहीं जाता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब्दुल कयूम न्याजी साहब जो हैं वो डार्क हार्स थे और वो अचानक इस दौड़ में जो है सामने हुए। 4 नाम आपने लिए, एक 5वां नाम भी था जो कि चौधरी अनवारुल हक का था, जिनको कल स्पीकर मुंतखब कर लिया गया, इसलिए वो चैप्टर क्लोज हो गया था। और मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई और शख्सियत जो है वो ज़ाती हैसियत में इतनी मजबूत है कि वो इमरान खान से बालादस्त होकर कोई फैसला कर सके या उनके फैसले से इख्तलाफ पे उनके लिए कोई ऐसा खतरा पैदा कर दे कि उनकी मर्जी का बंदा नहीं आए। वो जितने भी नाम आपने लिए हैं, और उनमें से चंद एक तो ऐसे हैं कि जो पुराना जिनका सियासी होल्ड है। सर, ये जो अफवाह वाली बात आपने की ना, इस पे मैंने तफसीली बात करनी है आगे चल के। खालिद साहब जरा ये तो बता दें, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए कहा जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में फिर से वजारत उज़्मा के लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, तो फिर पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन अब यहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मुमकिन है कि आगे चलकर वजारत उज़्मा के लिए आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के अंदर ही दरारें पड़ जाएंगी? खालिद साहब जो इस वक्त जितने भी इस वक्त असम्बली में लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनमें सबसे पुराने शायद बैरिस्टर सुल्तान ही कहे जा सकते हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो भी एक एक्टिव सियासतदान थे, चौधरी नूर हुसैन, उनके चचा भी चौधरी खादिम हुसैन। ये एक पुराना सियासी खानवादा है और इनकी जो असल स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये आज़ाद कश्मीर की जाट बरादरी के मेन लीडर समझे जाते थे। लेकिन आपने वो बात की सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, उनके सफ़र मुख्तलिफ जगह के हैं। एक तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि एक ही जमात यहाँ पे हुआ करती थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और बाकी सारे जो हैं वो उनके स्प्लिंटर्स हैं, उसी से टूट के आगे पीछे वो सारे के सारे लोग गए हुए हैं। ये लिबरेशन लीग में भी गए, फिर उसके बाद इन्होंने लिबरेशन लीग को पीपल्स पार्टी में जम कर दिया, जिसके बदले में इनको पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर बना दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते रखे, लेकिन वहाँ पे जब कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और लंदन में भी जाके ये अपने राब्ते इन्होंने किए थे, तो इसके बाद इन्होंने अपनी एक जमात पीपल्स मुस्लिम लीग के नाम से बना ली, और बल्कि एक इलेक्शन उन्होंने उस जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ा हुआ है। तो ये इस किस्म के इनके वो पुरानी एफर्ट्स हैं। पीपल्स पार्टी में जब ये थे तो उस वक्त अगरचे यहाँ पे नवाज शरीफ की हुकूमत, तो सर एज्यूम किया जा सकता है यानी कि ये एफर्ट्स अब पीटीआई के अंदर भी फिर इनकी हो सकती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर इरशाद साहब, आज़ाद कश्मीर में भी सर क्या फिर एहतसाब का अमल शुरू होगा? देखिए, जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर का जो मंशूर है, उसका जो पहला नुक्ता है कश्मीर की तहरीक आज़ादी, उसको सपोर्ट करने के बाद दूसरा जो हमारा नुक्ता है वो ये है कि हम आज़ाद कश्मीर में एहतसाब का एक जामे निज़ाम कायम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके इल्म में शायद हो कि वहाँ एक अपना लोकलाइज एक एहतसाब ब्यूरो है। हम उसको उसमें पिछली नून लीग की हुकूमत ने उसकी जितनी भी एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल पावर्स थी, अदालती जुडिशल जो पावर्स थी, वो सारी ख़त्म कर दी थी। तो पीटीआई जो है इंशाअल्लाह उस सारी पावर्स को, एग्जेक्टिव पावर्स को, जुडिशल पावर्स को, फाइनेंशियल पावर्स को दोबारा बहाल करेगी और उसकी नैब की तर्ज पे उसको जो है मजबूत और तवाना इदारे के तौर पे बनाएगी, जिस पे हुकूमत का कोई असर सूख न हो, ताकि पिछले 5 सालों में ही नहीं बल्कि पिछले 10-15 साल आप करेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जैसी बनी, इरशाद साहब सवाल ले लें, तो उसका एहतसाब जो है ना हमारे इलेक्शन का मेन स्लोगन था, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने हमें वोट। सर ये आप दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो आते ही आप लोगों ने फैसला किया है बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी, आपको नहीं लगता कि हुकूमत बनते ही ये पहला फैसला जो आप लोगों की जानिब से किया गया है, अवामी उमंगों के खिलाफ किया गया है, बुरा तासुर नहीं जाएगा इससे इरशाद साहब? देखिए, आज़ाद कश्मीर में तो अभी आज ही हुकूमत बनी है, इस तरह से तो पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, बिजली की सब्सिडी, सारी चीज़ का आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी इम्पैक्ट ज़रूर होता है, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो बहुत लोकलाइज इशूज़ हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हमें वोट दिया है लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि इस हुकूमत ने, जो नून लीग की वह हुकूमत ने, उसने जाते जाते आखिरी 2 माह में कोई 3-4 हज़ार हडाक मुलाजिमीन को बग़ैर किसी ड्यू प्रोसेस के पब्लिक सर्विस कमीशन के सरकारी मुलाजमतें दे दी। खुद इमरान खान साहब ने उसके बारे में एक TV प्रोग्राम
निज़ाम में कहा है कि हम उनको ख़त्म करेंगे और मेरिट बेस जो है ना सोसाइटी सिस्टम कायम करेंगे ताकि नौजवानों को मुलाजमतें मिलें। आज़ाद कश्मीर में कुछ 14% से ज़्यादा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बेरोजगारी है जो जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ना प्रेसिंग किस्म के बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन क्या करें, जो ओवरऑल मुल्क में इंप्लीमेंट हो रहा है वो फिर आज़ाद का असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, खालिद साहब, आपने वो जो रूहानियत वाली बात की थी ना, उसके लिए मैंने कनान चौधरी साहब को आज मदऊ कर लिया है प्रोग्राम में। माहिर इल्म नुजूम है कनान। सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है जिसका जिक्र किया है अभी खालिद साहब ने कि खान साहब के लिए आज़ाद कश्मीर में 18 और 13 का नंबर लकी बताया जा रहा था या बताया जा रहा है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब के लिए मुख्तलिफ नंबर्स लकी हैं, जिसमें खान साहब के लिए 18 का नंबर भी लकी है, 13 का नंबर भी खान साहब के लिए लकी है। और मैंने आप ही के शो में समा पे खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पेशगोई की थी कि 7 का अदद भी इनके लिए लकी है, क्योंकि इन्होंने 25 को वर्ल्ड कप जीता और 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन था। तो मैंने ये पेशगोई की थी कि खान साहब को 7 का अदद फेवर कर रहा है और इलेक्शन डे का अदद 7 बनता, खान साहब जीतेंगे। फिर मैंने ये भी बताया था कि 22 रन से खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था, 2 और 2 को जमा करने से अदद 4 बनता है, जो कि खान साहब के लिए लकी है। फिर मैंने ये भी कहा था कि खान साहब 22वें वजीर आजम बनेंगे, जिसको जमा करने से अदद 4 बनता है, तो वही वजीर आजम बनेंगे। और फिर 7 का अदद, यहाँ तक खान साहब को 4 का या 7 का अदद साथ नहीं दे रहा। आप देखें कि खान साहब ने जब ये सेनेट का इलेक्शन जीता तो 7 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए ऑपोजिशन के, जो खान साहब को फेवर मिल गई और खान साहब ने जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी पीटीआई ने जीत लिया। फिर अभी हम देखें जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ है 25 जुलाई 2021 को हुआ है, 2 और 5 को अगेन जमा करें तो अदद 7 बन रहा है। तो ये खान साहब के तमाम लकी नंबर्स हैं, लकी अदद हैं। और अभी 2022 में जब 2020 में जब बहुत सारे लोग कह रहे थे हुकूमत चली जाएगी, एहतजाज चल रहे थे ऑपोजिशन के, मैंने आप ही के शो में ये बात की थी कि 2020 को जमा करने से 2 और 2 को अदद 4 बनता है, खान साहब को कोई इशू नहीं होगा। और हमने देखा कि ऑपोजिशन बाकी सियासतदानों की वजह से आदाद शुमार नहीं बताते आप, या फिर वो आपसे रब्ता नहीं करते जिसकी वजह से आप उनको नहीं बता पाते। अच्छा मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ के लिए हुरूफ तहज्जी ऐन कुछ ज़्यादा ही लकी है क्या? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम भी ऐन से आता है, इमरान खान सियासी एतबार से सबसे अहम सूबा समझे जाने वाले पंजाब, उसके वज़ीर आला वो भी उस्मान बुज़दार साहब, और आज़ाद कश्मीर में भी अब्दुल क़य्यूम साहब वज़ारत आला के लिए मुंतखब हुए हैं, वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब हुए हैं। इसमें भी कोई राज है क्या या महज ये इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। खान साहब की जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे इतने इत्तेफाक हो नहीं सकते जितने नज़र आते, क्योंकि ये अपने लकी नंबर्स को कंटिन्यूसली खान साहब फॉलो करते। इसी तरह एन का अदद इमरान खान साहब का पहला हरफ है। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक इल्मुल अदाद में ये देखा जाता है कि जब किसी शख्स की तारीख़ पैदाइश आपके साथ कंपैटिबल नहीं है या आपको उसकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि अपने नाम का पहला हरफ और उसके नाम का पहला हरफ जोड़ते हैं। अगर वो सेम है आदाद, उसके हरफ एक ही बन रहा है दोनों का, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपैटिबिलिटी रहेगी आपस में, तो वो शख्स आपकी बात सुनेगा, आपको चीट नहीं करेगा। तो खान साहब ने ये, मुझे इत्तेफाक नहीं लग रहे इतने। उस्मान बुज़दार साहब का भी, इमरान खान साहब का अपना नाम भी एन से शुरू होता है, और फिर अभी अब्दुल क़य्यूम साहब। ठीक है कनान चौधरी साहब, खालिद साहब आपकी जो भी बातें थी ना उसके ऊपर तो तस्दीक की मोहर लगा दी है कनान चौधरी ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन और अब बात करने जा रही हूँ कि सिंध में भी हवा चल रही है तब्दीली की। इमरान खान की टीम सिलेक्शन पर तनकीद करने वाली पीपल्स पार्टी क्या सिंध में अपने टीम ऑर्डर से भी मुतमईन नहीं है। कल मुराद काबीना से बड़े बड़े लोगों को फारिग किया जाएगा या होने वाले हैं। मौजूदा काबीना की ये तीसरी उखाड़ पिछाड़ होगी जिसके वज़ीर आला हाउस में इंटरव्यूज़ हुए हैं। कुछ वज़रा के महकमे तब्दील होंगे तो कुछ पवेलियन वापस लौट जाएंगे। 5 नए चेहरे काबीना में शामिल होने वाले हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो, कशोरी लाल की छुट्टी, जबकि साबिक वज़ीर तालीम सरदार शाह की वापसी होगी। मंजूर वसान, जाम खान शोरो, साजिद जोखियों की शमूलियत, जबकि 5 नए चेहरे भी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सईद गनी, नासिर शाह से भी एक वज़ारत वापस ली जा रही है। अब कुछ की वज़ारतें तब्दील हो रही हैं। संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। संजय, कौन से नए लोग काबीना का हिस्सा होंगे? क्या नए लोगों को क़यादत के कहने पर आगे लाया जा रहा है? अब सुना है वज़ीर आला ने पार्टी क़यादत से 5 घंटे तवील मुशावरत की है इस मामले पर, और तब्दीलियों की वजह क्या है?
देखें जी बिल्कुल किरण, सिंध काबीना से 3 काबीना के अरकान को फारिग किया जाएगा, जिसकी अब तक तस्दीक हो चुकी है। हमारे ज़राए कहते हैं हो सकता है ये तादाद में इजाफा भी होने का इम्कान है। जो फारिग होने वाले वज़रा हैं उनमें सोहेल अनवर सियाल जिनका ताल्लुक लाड़काना से है, हरीराम किशोरी लाल जिनका ताल्लुक मीरपुरखाल से है, निसार खोड़ो जिनका ताल्लुक लाड़काना से है, इन्हें काबीना से फारिग किया जाएगा। इसके अलावा 3 नए वज़रा इस काबीना में शामिल होंगे, जिसमें जाम खान शोरो, ज़िया बादशाह और साजिद जोशी शामिल हैं। जाम खान शोरो और ज़िया बादशाह को एरीगेशन और वर्क एंड सर्विस का महकमा दिया जाएगा, जबकि साजिद जोशी को महकमा सोशल वेलफेयर मिलने का इम्कान है। इस तरह काबीना में जो ख्वाबों के बादशाह हैं मंजूर वसान, उनकी वापसी होगी। मुशीर की हैसियत से उन्हें काबीना में शामिल किया जा रहा है। महकमा ज़राअत का महकमा उन्हें दिए जाने का इम्कान है, जबकि महकमा ज़राअत के जो वज़ीर हैं इस्माइल राव, उनसे दोनों महकमे वापसी लिए जाएंगे। महकमा ज़राअत का महकमा वापसी लेकर उन्हें महकमा माहौलियात और यूनिवर्सिटी बोर्ड का महकमा दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा शिराजी ख़ानदान को जो है वो एक काबीना में शामिल किया जाएगा। रियाज शाह शिराजी को मुशीर की हैसियत से या फिर मावन खसूसी की हैसियत से काबीना में शामिल किया जाएगा। सिंध काबीना में 5 नए मावन खसूसी शामिल किए जाएंगे, जिसमें एक जो है खातून शामिल है, उनका नाम है तंजीला कमरानी, बदीन से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्हें काबीना में मावन खसूसी हैसियत से शामिल करके IT का जो महकमा है वो दिया जाएगा। इस तरह थरपारकर से अब्दुल अरबाब लुत्फ़ुल्लाह, जिनकी आज वज़ीर आला से मुलाकात हुई है, उन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा। और इतलात ये हैं कि उन्हें यूथ अफेयर्स या फिर उन्हें महकमा इशारा ज़कात जो है वो दिया जाएगा। संजय, ये तब्दीलियों की वजह क्या है? इन महकमों से क्या शिकायत आ रही है और ज़्यादा किन महकमों से शिकायत आ रही थी? देखें किरण, एक इंतहाई अहम तब्दीली है और बड़ी तब्दीली है। वो तब्दीली है महकमा तालीम की। महकमा तालीम जो पहले सरदार शाह के पास था, जो कोशिश कर रहे थे महकमे की बेहतरी के लिए, लेकिन अचानक से उस महकमे की तब्दीली हुई और सईद गनी को महकमा तालीम सौंपा गया। लेकिन 2 साल के लॉकडाउन में ही इसमें रहा। उस दौरान महकमा तालीम अपनी परफॉर्मेंस दिखाने से नाकाम रहा। डिजिटल महकमा तालीम नहीं बन सका। ऑनलाइन एजुकेशन जो जिस तरह का प्लान था कोविड के दौरान, उसमें महकमा तालीम बुरी तरह नाकाम हुआ। तो सईद गनी से महकमा तालीम एक दफ़ा फिर वापस तमाम वज़रा को इन्फॉर्म कर दिया गया है जिन से वजारत वापस ली जा रही है? जी, जिनसे वजारतें वापसी ली जा रही हैं, या जिनको फारिग किया जाएगा, जिनको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उन्हें वज़ीर-ए-आला सिंध में मुलाकात करके बता दिया गया है। सईद गनी ये तीसरी बार जो है वो एक महकमे में नाकाम हो रहे हैं। पहले उन्हें महकमा बल्दियात दिया गया था, फिर उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। नाज़रीन, आगे बढ़ रही हूँ। मरे को मारे शामदार, महंगाई के मारे अवाम जो गुज़िश्ता हफ्ते आटा, चीनी, घी की कीमतें बढ़ने पर बिलबिला रहे थे, तब्दीली सरकार ने आज उन्हें एक और तोहफा दिया है। अवामी इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ ही महंगी कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, तेल, बच्चों का दूध, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, सभी कुछ तो महंगा हो गया है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 46 रुपये, बच्चों का खुश्क दूध इसमें भी इजाफा, शैम्पू की कीमत में इजाफा, डिटर्जेंट 45 रुपये, साबुन 7 रुपये महंगा हो चुका है। ये एक हफ्ते में दूसरी प्राइस लिस्ट आ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत आटा 7.5 रुपये फ़ी किलो, जबकि चीनी 17 रुपये किलो महंगी कर चुकी है। आवाम को सस्ते आटे की और चीनी की फराहमी होनी थी, लेकिन महंगाई में कमी करने का बयानिया तो धरे का धरा ही रह गया है। हुकूमत एक जानिब गंदम और गन्ने के रिकॉर्ड पैदावार के दावे कर रही है, दूसरी तरफ आटा और चीनी मज़ीद महंगी हो रही है। चौथे वज़ीर ख़जाना भी महंगाई का ये जिन काबू करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, नाकाम ही नज़र आ रहे हैं। वो जो बजट तकरीर में आवाम को रिलीफ देने के दावे कर रहे थे, लेकिन बजट के बाद से महंगाई के अशारिये ऊपर से ऊपर ही जा रहे हैं। यही बस नहीं हुई है, बिजली की कीमत भी मज़ीद बढ़ने जा रही है। हुकूमत ने बिजली के बिल्स पर दी जाने वाली छूट सब्सिडी में कमी की तैयारी कर ली है। ओवर ब्लिंक के स्लैब पर दिया जाने वाला फ़ायदा भी ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फाटा और आज़ाद कश्मीर को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म करने का फ़ैसला हो चुका है। जुलाई में महंगाई की शरह में 1.34% इजाफा हुआ है। मजमूई शरह 8.4 तक पहुँच चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर टमाटर 42%, प्याज 34%, कुकिंग ऑयल तकरीबन 32%, अंडे 24%, आटा 14% और चीनी 23% महंगी हो गई है। अब ये इजाफा नाज़रीन आम आदमी की आमदन से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गरीब खाने एक वक्त का कैसे गुजारा करेगा? 2018 से ज़्यादा ये मुश्किल सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है।
आखिर नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कितना महंगा है और इतना महंगा क्यों है? अगर हम पीटीआई दौर का नून लीग के दौर से मवाजना करें ना नाज़रीन, तो 2018 में महंगाई की शरह 3.9% थी और अब मौजूदा हुकूमत में महंगाई की शरह 8.4% पर पहुंच चुकी है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। नवाज दौर में बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट, पीटीआई दौर में 24 रुपये फ़ी यूनिट पर पहुंच चुकी है। अंडे 84 रुपये फ़ी दर्जन से अब 170 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। कुकिंग ऑयल और घी 160 रुपये से बढ़कर 333 रुपये फ़ी किलो हो गई है। आटा 32 रुपये फ़ी किलो से 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। चीनी 52 रुपये से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गई है। डॉलर नवाज दौर में ज़्यादा से ज़्यादा 128 रुपये तक था, जो अब 160 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। पेट्रोल नाज़रीन लीगी दौर में 72 रुपये फ़ी लीटर तक गया, जो अब 119 रुपये फ़ी लीटर पर आ चुका है। तो ये सिचुएशन बन रही है, इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्यों महंगाई का जिन काबू में नहीं कर पा रहे हैं? फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शायद हमें बता सकें, शायद आवाम को कुछ अपनी बातों से रिलीफ दे सकें। फ़ारूक, मैंने पूरा मवाजना कर दिया है नून लीग की दौर में क्या होता था, जिस पर खान साहब किस तरह से तनकीद किया करते थे पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, महंगाई बढ़ने पर, लेकिन यहाँ पर तो आदाद शुमार कहाँ जा रहे हैं, आपके सामने है। देखें किरण, बात यह है कि जहाँ पर आपने इतनी कंपैरेटिव स्टडी की, उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी और कंपैरेटिव स्टडी ये कर लेती तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता कि आपने कहा जी खुर्दनी तेल का जो है 32% इजाफा हुआ। आप ज़रा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो आलमी सतह पर जो खुर्दनी तेल है उसकी कीमतों में 124% इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया में पिछले 10 साल से ज़्यादा की महंगाई है। पिछले 10 साल से कोविड-19 के बाद जो आलमी सतह पर घी तो हम इंपोर्ट करते हैं, ये भी साथ बता दें, अगर घी पाकिस्तान में पैदा हो रहा है तो हम उसको सस्ता कर देते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट उसका ज़्यादा जाएगा तो हम तो इंपोर्ट करते हैं, वो प्राइस हमें पास ऑन करनी पड़ती है। दूसरी वजह यह है, ये मुल्क ज़रई मुल्क रहा है, 30 साल से इनकी हुकूमतें रही हैं, ये कोई इकदाम कर लेते 70% दालें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, बाकी जगहों से। इसी तरह जो हमारा पेट्रोल है, आपने कहा कि PMLN के दौर में 72 रुपये था, PMLN के दौर के अंदर मुख्तलिफ अवकात में इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक इसकी कीमतें 100 रुपये से ऊपर भी गई हैं, 113-112 रुपये तक भी गई हैं। आज वो कीमत जो 40 रुपये $40 फ़ी बैरल के ऊपर थी, आज वो $70-75 फ़ी बैरल के ऊपर है। चलिए, जिन प्रोडक्ट्स पर इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही हैं फ़ारूक, आपके मौक़िफ़ को मान लेते हैं। जी मुझे आपके मौक़िफ़ को मान लेते हैं ना। आपने किरण बड़ी लंबी बात की, मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेते थे ना, एक्सप्लेन कर लेते, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, आज हम पेट्रोलियम लेवी PMLN के दौर में आप बता दें वो कितनी ले रहे थे, वो ले रहे थे 20 रुपये, हम आज 0 ले रहे हैं। हमने सेल टैक्स में भी 5 रुपये कमी करके उसको 11 रुपये के ऊपर ले आए। हम तो हुकूमत अपने टैक्सेस को पेट्रोलियम के ऊपर कम कर दिया ताकि आवाम के ऊपर आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका बोझ ना पड़े। अब आप आ जाएं कि हमने क्या इक़दाम किए हैं, हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आज भी कंपैरिजन करें, आप वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो पाकिस्तान आज भी दुनिया के मुकाबले में लिविंग के हवाले से सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। लोगों की मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हमने जिस तरह कोविड-19 में हैंडल किया, जिस तरह हमने मुल्क को बैंक डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, वहाँ हालात इससे वर्स्ट हो सकते थे। जो बिजली की कीमतों की बात आप हमें करते हैं, तो हमने 1500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए हैं। 45% बिजली हम इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर बनाते हैं। डैम्स इन्होंने बनाए नहीं, आज हमने सिम दुरुस्त की, हम डैम्स बना रहे हैं। 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम के अंदर आ जाएगी। आज हमने LNG का जो 2022 में हमारा मायदा या एप्लीकेबल होगा, हमने LNG का सस्ता मायदा किया है कतर पेट्रोलियम के साथ 10.4% पे ब्रेंट पे, इन्होंने 13.7 पे किया था, उससे अरबों रुपए हम सेव करेंगे। हमने IPPs के साथ आके रीनिगोशिएट किए इनके किए गए माहदों के ऊपर। सर, कोविड में आपको $4 का भी मिल रहा था जो आपने $10 में लिया, लेकिन उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं आपको दूसरी बात, देखें ये जुड़ी हैं, ये तमाम चीज़ें ये वेल्थ क्रिएशन के साथ जुड़ी हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 1000 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर हो गए हैं। अगर आप देखें PBS का, आपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा उठाया, थोड़ा वेबसाइट के ऊपर डेटा उनका उठाएं, वहाँ जाकर अगर आप प्लम्बर की, आज जो मिस्त्री काम करने वाला है, जो हेल्पर है, उनकी आमदन में मजदूरी के अंदर भी 100% जो है वो इजाफा हुआ है।
आज फैसलाबाद में टेक्सटाइल्स के अंदर इतना बूम है कि वहां जो आप मुझे बता रहे हैं ना, इम्पोर्टेड चीजें हैं, हम आमदन में भी इंटरनेशनली उसकी प्राइस बढ़ रही है, चले ठीक है, मान लेते हैं कि फिर उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी होगा। लेकिन सर बिजली जो सब्सिडी खत्म करने की बात हो रही है, फाटा और आज़ाद कश्मीर से जो आप लोगों ने छूट दी हुई थी वो तो बिल्कुल ही खत्म करने का ऐलान करें, फिर बाकी शहरों पर, बाकी इलाकों पर भी इसका असर होगा सर? किरण जरा गुजारिश सुन लें। देखें, सबसे ज़्यादा जो बिजली के ऊपर सब्सिडी है वो मौजूदा हुकूमत दे रही है। इस साल भी अगर आप वो सब्सिडीज़ का चैप्टर आप बजट में उठा के देखें तो वो 400-450 अरब रुपए से ज़ायद की है। जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, थोड़ी उसके ऊपर भी स्टडी कर लें। पाकिस्तान के अंदर 70% कनेक्शंस वो हैं जो 300 या 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर वही रेट्स हैं जो कम रेट्स हैं, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। हम महंगी बिजली बना रहे हैं। आप 28 रुपये 30 रुपये यूनिट बिजली बनाकर आज भी आप जो है वो बिजली कम रेट के ऊपर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा होता है। अब इतने महाजों के ऊपर जो चैलेंजेस हैं हमें मिले हैं, माजी की गलत पॉलिसीज़ हैं वो नहीं अपनाई। आप महंगे प्रोजेक्ट्स लगा के गए, किक बैक्स लिए हैं, जो लगा के गए हैं वो तो आज मुल्क से बाहर फरार बैठे हैं। लेकिन इन नामसाइद हालात के बावजूद भी सर ये तो हो रहा है ना, महंगे सर बिल आना शुरू हो जाएंगे ना, महंगा इजाफा हुआ है सर, ज्यादा पैसे अब आना शुरू हो जाएंगे ना बिल, कैसा तो हो रहा है ना सर। आज़ाद कश्मीर से सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर रहे हैं ना? नहीं देखें, बात ये है बुनियादी तौर पे जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ उसके ऊपर नहीं आएगा। और आपके इल्म में ये भी बताऊँ कि हमें तो ये कहा गया था कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, अरबों रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, आप बिजली के रेट्स बढ़ाएं। हमने उसको IMF के साथ बैठ के उसको वर्कआउट किया, उनके साथ आज भी एंगेजमेंट में है कि हमें लोगों के ऊपर बोझ ना डालना पड़े। IMF के पास छोड़ने को मुल्क का सर आप खुलकर बात बता नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया है, यानी कि 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कमर कस लें हजारों के बिल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरूक, अभी मैं आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ी हूँ नाजरीन, अब बात करने जा रही हूँ कराची के शारा फैसल पर वाक़े उस मुतनाज़े इमारत की जिसको गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। अदालत उज़्मा ने नस्ला टावर के बिल्डर को यह हुक्म भी दिया था कि अगर वो अलॉटीज़ को 3 माह में रकम वापस करें, लेकिन बिल्डर नज़रसानी अपील का झांसा देकर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। रेहान अहमद ने 7 से 8 के लिए खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट देखिए। नस्ला टावर आज भी शारा फैसल पर उसी शान से मौजूद है, मगर इसके पुरतायुश अपार्टमेंट्स में रहने वालों के पास वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने के साथ बिल्डर को 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया था। नाजायज जमीन पर नस्ला टावर बनाने वाला बिल्डर अलॉटीज को नजर सानी अपील का आसरा देकर बेवकूफ़ बना रहा है और अलॉटीज अपनी रकम महदूद पैमाने पर हासिल करने के बजाय पूरी रकम के हुसूल के लालच में बेवकूफ़ बन रहे हैं। मगर कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस रिव्यू पटिशन का नतीजा भी पहली नजर सानी अपील से मुख्तलिफ निकलने का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता इस बात के कवी खदशात ज़रूर मौजूद हैं कि बिल्डर अलॉटीज़ को अपील में उलझा कर रकम दिए बगैर ही बैरून मुल्क फरार हो जाएगा। अब उन्होंने कोई टेक्निकल शायद रिव्यू वगैरह की एप्लीकेशनें लगाई हुई हैं, क्यों कंप्लायंस नहीं हुआ अभी आएंगे जब चीफ साहब इस पेशी के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला वो देखना, ये जो जिन्होंने डिले किया है अब उनकी भी बारी है। नस्ला टावर तो गिरेगा कि साथ वो भी ना गिर जाए। पैसे तो देने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और अगर रिव्यू भी कामयाब नहीं होता तो देन ऑर्डर विल अटेन फाइनलिटी, और नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है कि वो भी जाके मंजूर काका इनके साथ वाला फ्लैट खरीद ले। कनाडा में, लंदन में पैसे तो हैं ना, सबके पास हैं। समा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अलॉटीज़ को रकम वापस करने का सवाल नस्ला टावर के बिल्डर अबू बकर काटेला से किया तो उन्होंने रकम वापस करने से साफ इनकार कर दिया। सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ज़मीन बोस करने के बाद बिल्डर उनको पैसे भी दे तो बिल्डर कहाँ से देगा? ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा है ये किसी कॉस्ट पे खड़ा है, ऐसे हवा में तो नहीं खड़ा है। हम कहाँ से पैसे दे पाएंगे? अलॉटीज़ को रकम वापस करने से इनकारी बिल्डर से जब बैरून मुल्क जाने का सवाल किया गया तो उसने तस्लीम किया कि इस वक्त मुल्क में सूरत हाल उसके लिए आसान नहीं।
आप पाकिस्तान छोड़ के जाने का इरादा तो नहीं रखते? कुछ मीडिया पे ऐसी भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान छोड़ के, मेरे वालिद इस वक्त बीमार हैं, मैं उनकी चीज़ों को सब ऑन करने के लिए यहाँ पे अलॉटीज़ के साथ मीडिया के सामने हर जगह मैं फेस कर रहा हूँ। इसका मतलब सिचुएशन जो है वो मुश्किल है। सिचुएशन बहुत मुश्किल है। ख्वाजा नवेद एडवोकेट समझते हैं कि बिल्डर ने सरकारी ज़मीन पर नस्ला टावर बनाकर खरीदारों को धोखा दिया है। बिल्डर जिन लीज़ों का हवाला दे रहा है वो लीज़ें हर चाइना कटिंग प्रोजेक्ट के बिल्डर के पास मौजूद हैं। जो पैसे इन गरीब लोगों की जेबों से लेकर सरकारी ज़मीन के ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट बना के और इनको पहना दिया, अभी तो सर आगे बातें खुलेगी। उसने इन गरीब अलॉटियों को नहीं बताया कि मैंने सरकारी ज़मीन पे प्लॉट बना दिया है और आपसे पैसे लेके और आपको कह रहा हूँ कि लीज़ें ले लो, और मैं बड़ा स्वीट हूँ क्योंकि मैं चोरी का माल बांट रहा हूँ। अब जिसको मैं दे रहा हूँ चोरी का माल सस्ता, वो तो बड़ा खुश होता है कि 2000 वाली चीज़ 1000 में मिल रही है। ये तो मुझे पता है ना कि मैं इसको कहाँ से लेके आया हूँ। वो सर NOC तो ठप्पा मार के सब मिलते रहे हैं ना। यहाँ तो चाइना कटिंग की भी लीज़ें हैं लोगों के पास। यहाँ पीछे दौर में ऐसी हुकूमतें आई हैं जो हुकूमतें खुद जराइम में मुलविस थी। ये पैराग्राफ नंबर 4 है जजमेंट का, उसमें मुख्तार कार की रिपोर्ट का जिक्र है। उसने बताया कि इसमें सर्विस लेन जो थी ना, वो भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके वो पब्लिक की जो सड़क थी, सरकारी ज़मीन, वो सारा मर्ज वर्ज कर दी। अपने प्रोजेक्ट को कानूनी करार देने वाला और हर इदारे की मंजूरी रखने का दावेदार बिल्डर भी ये तस्लीम करता है कि इमारत का एक हिस्सा सर्विस रोड पर बना हुआ है, मगर इसका मलबा पिछले अदवार हुकूमत पर डाल दिया। 2003 या 5 के दरमियान ये अंडर ब्रिज बनना शुरू हुआ। उसके बाद वो ज़मीन उन्होंने यूज़ की। गवर्नमेंट ने ये सर्विस रोड डेड एंड किया है, हमारी तरफ से डेड एंड नहीं है, सर्विस रोड डेड एंड गवर्नमेंट ने किया है उस टाइम से। सैटेलाइट इमेज भी वाजे करता है कि शारे फैसल के साथ साथ चलने वाला सर्विस रोड किस तरह नस्ला टावर पर पहुंचकर ख़त्म हो जाता है, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था। आज से 20 साल पुराने सैटेलाइट इमेज में ये सर्विस रोड अपनी जगह मौजूद था, जिसे बाद में निगल लिया गया। डॉक्टर वली मोहम्मद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बिल्डर के झांसे में आकर नस्ला टावर में ये लग्जरी अपार्टमेंट बनाने का फैसला किया था, मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो अब भी इस हकीकत का इदराक करने पर तैयार नहीं है कि आसाइशों से आरास्ता इस आशियाने का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। मगर इसके बावजूद डॉक्टर वली मोहम्मद भी बिल्डर से रकम वापस लेकर अपना नुकसान कम करने पर तैयार नहीं है। हमारे पास टाइम तो देखा जाए तो कोई भी नहीं है। हम तो रोज़ाना सूरज देखते हैं और रोज़ाना शाम देखते हैं, और दोनों टाइम पे हम परेशान हैं। हम तो कहीं के भी नहीं है। बिल्डर आज भी अपना केस फाइट कर रहा है, हमारे साथ बिल्डर भी खड़ा हुआ है, बिल्डर ने भी अपना एडवोकेट किया हुआ है, बिल्डर भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे रहा है। माहिर कानून ख्वाजा नवेद एडवोकेट ने नस्ला टावर के अलॉटीज़ को मशवरा दिया है कि वो अपनी कानूनी जंग रकम की वापसी पर मरकूज़ रखें। मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक तो रकम मिल नहीं सकती, मगर जितनी भी मिल रही है बिल्डर से ज़रूर हासिल करके अपना नुकसान महदूद करें। कि वो कोई कसूरवार नहीं है, लेकिन अब जुआ हार गए हैं। तो अब गलत घोड़े पे पैसे लगाए थे, घोड़ा बैठ गया, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। अब आज जो है 4.5-5 करोड़ पे है उस फ्लैट की वैल्यू। उसने मिसाल के तौर पे उस टाइम पे 1.5 करोड़ या 1 करोड़ या 60 लाख पे बुक किया था। तो मेरा जो व्यू कहता है विजडम, वो यही है कि जो लिए हैं वो देने हैं। अब जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है या भूल गई है या स्वेलो हो गई है, क्या कहते हैं, कोई इकोनॉमिक टर्म होती है, तो वो उसको नहीं देनी है। नस्ला टावर का बिल्डर हो या अलॉटीज़, उनका ये एतराज़ जायज़ ज़रूर है कि अदालती फ़ैसले में इन सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने ये गैर कानूनी लीज़ें और मंजूरियाँ जारी की थी, जो अलॉटीज़ के धोखा खाने का सबब बनी हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और राशिद इशरत के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, और अब ज़रा अपने पड़ोसियों का जिक्र कर रही हूँ, हासिद पड़ोसियों का जिक्र कर रही हूँ। कहते हैं कि खेल और खिलाड़ियों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन भारत में पाकिस्तान के लिए इस कदर नफ़रत पाई जाती है कि कोई भी जगह उनकी गंदी सियासत से पाक नहीं है। पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ 2 दिन बाद हो रहा है, और भारतीय बोर्ड बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों, सहाफ़ियों और कमेंटेटर्स को KPL में शामिल होने से रोकने के लिए धमकियां दे रहा है, दबाव डाल रहा है उन पर। खिलाड़ी कह रहे हैं
बल्कि खिलाड़ियों को उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर KPL में शामिल हुआ तो फिर आपके लिए भारत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बरतानवी क्रिकेटर अपनी वीडियो में ये बात बता चुके हैं कि भारत ने वीज़ा ना देने की धमकी दी है उनको, लेकिन हर्षल गिब्स इंडिया के दबाव को ठुकराते हुए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर हैं आरिफ मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। किस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं धमकियों को, गैर मुल्की खिलाड़ी और हर्षल गिब्स पहुंच रहे हैं आज? बिल्कुल पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम वो टाइम और वो सिचुएशन तो हम नहीं बता सकते, बट वो बिल्कुल पहुंच रहे हैं। ही इज लाइक ऑन हिज वे। और बाकी इसके अलावा देखें, भारत BCCI इसका एक बैकग्राउंड है ऑफ कोर्स। एक BCCI ने एक प्रेशर जो बिल्डिंग टैक्टिक्स थे वो अपने रखे और जितने भी प्लेयर्स हमने एंगेज किए थे उनको मना किया। उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स को मना किया, जो कमेंटेटर्स हैं 6-7 कमेंटेटर्स हमारे साथ टर्न डाउन कर गए वो। उसके बाद फिर अपना देन कमेंटेटर्स के अलावा फिर प्रोडक्शन स्टाफ को भी मना करने की कोशिश की गई, जो कि मुख्तलिफ कंट्री से तकरीबन कोई 9 ममालिक से प्रोडक्शन स्टाफ हमारा आ रहा है जो इसको टेलीवाइज करेगा तकरीबन 30 मुल्कों में। और देखें, मसला ये है कि जो हम ये समझते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि भारत ये समझता है कि जो 30 प्लेयर्स जो कश्मीरी खेल रहे हैं उन प्लेयर्स, स्टार प्लेयर्स के साथ कि वो कहीं ग्रूम ना कर जाएं, कहीं वो एक्सेल ना कर जाएं, पाकिस्तान की टीम में कहीं ना आ जाएं या फिर कोई इंटरनेशनल लीग्स ना खेलें। सो उसका ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है हमें, जो कि भारत खतरा महसूस कर रहा है। और लेकिन इट्स अ स्पोर्ट्स। देखें आज हम एक तकरीब में थे, जहांगीर खान भी वहां पे थे। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ये तकलीफ तो होनी है ना भारत को। अब ये जो 30 प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं आरिफ साहब, ये जो 30 प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं कश्मीरी, कौन कौन से इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं सर, हर्षल गिब्स के अलावा? हर्षल गिब्स के अलावा दिलशान इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं। और उसके बाद हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लीग में कोई 2-3-4 प्लेयर्स और हम शामिल कर सकें। देखें, इसमें एसोसिएट कंट्रीज के भी प्लेयर्स हो सकते हैं और बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हो सकते हैं। वो वी आर ऑलरेडी इन नेगोशिएशन विद द प्लेयर्स, लेकिन उसका हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनको भी कहीं ना रोक दिया जाए। तो बट ये कि ये जो भारत की जो मकारी है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ खत लिखना ICC को और उसके बाद मुंह की खाना, जब जो जवाब आया आज, आपने बहुत सारी ट्वीट्स आपने देखी होंगी कि उन्होंने कहा कि इट्स अ लोकल टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान। ट्रू। सर मुझे ये बताइए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के NOC का मसला हल हो गया? पाकिस्तानी प्लेयर्स के देखें, वी आर स्टिल होपफुल कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो NOC का मसला है वो हल हो जाए। और कुछ अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनका भी इशू है, वो भी हम बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। क्योंकि ज़ाहिर है जब हमने एक सैंक्शन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें ये मेंशन था कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं उनको NOC हासिल करना होगा। इसमें हम कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बल्कि हम बाकायदा रिक्वेस्ट की जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हम फॉर्म यूज करें। कि 4-5 प्लेयर्स हैं, अवेलेबल भी हैं, 6 तारीख को 5 और 6 की मिडनाइट को पहुंच रहे हैं लाहौर। उनको हम क्वारंटीन करके कोई 24 आवर्स के लिए वैक्सीनेटेड हैं सारे, तो उनको हम खिला सकते हैं। सो हम तो बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब लगता ये है कि हमारी आवाज उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रही, या हम नहीं गुजारिश कर पा रहे, या हम समझा नहीं पा रहे कि हमें वो 4-5 प्लेयर्स चाहिए। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का मामला है, बिकॉज इस वक्त आप देखेंगे BCCI और ICC भी मतलब वो इंडल्ज हो रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं सर अब तो इन मामलात में। मुझे बताइए, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं क्या? शायकीन भी होंगे स्टेडियम में सर? तैयारियां इस वक्त उरूज पे हैं और आज पैरामीटर बोर्ड्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जाइंट स्क्रीन इंस्टॉल हो रही है, प्रोडक्शन अपनी जो चीजें हैं वो संभाल चुका है, कैमरास फिक्स होना शुरू हो गए हैं। सो वी आर ऑल सेट इंशाल्लाह ताला, वी आर ऑल सेट टू गिव यू द लाइव ट्रांसमिशन फ्रॉम 6 PM 6 तारीख को। और उसमें हम फर्स्ट ऑफ कोर्स हमारे साथ जो है ना वो ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद पहला मैच है और एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड। और तमाशाई की अगर बात करें तो तमाशाई ओपनिंग सेरेमनी के लिए कोई खास नाम है वो बता सकते हैं आप? इजाजत दी है, जिसकी टिकट सेलिंग चल रही है। और मैं
देखिए ओपनिंग सेरेमनी में हम उसको बड़ा सिंपल हम उसको रख रहे हैं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीरी कल्चर है, जो कश्मीरी सॉन्ग्स हैं, उसको हम उसको करें और उनको ही हाईलाइट करें, उन्हीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।